हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश यादव, आपका दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जोन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है खरपतवार, वीड्स। अब आप बोलोगे कि ये तो हमें पता है कि हाँ, आपने देखा होगा गार्डनों में, खेतों में, सड़कों के किनारों पर, घर खाली जगह भूमियों पर जो खाली पड़ी रहती है, बंजर भूमियाँ हो जाती हैं, उन पर ये आपने देखे होंगे कि कुछ पौधे हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, हम उनको कोई फसल नहीं उगाते हैं, तो उन्हीं को फ्रेंड्स खरपतवार बोलते हैं। वे अवांछनीय पौधे जिनको स्वतः ही उगाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार के जनक की। तो खरपतवार के जनक कौन थे? ज़ेनट्रोटुल। कौन थे फ्रेंड्स? ज़ेनट्रोटुल। ये जो थे वो खरपतवारों के जनक हैं। इन्होंने ही इनके बारे में बताया था कि खरपतवार क्या है, क्या विशेषताएं, क्या लाभ है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स है वो इन्होंने ही बताया था। और इसके साथ साथ ये किसके और हैं, किसके जनक हैं? भू परिष्करण, टीलेस। भू परिष्करण, टीलेस तो आप जानते हो, मैं बता देता हूँ। भू परिष्करण, टीलेस, वह आपके खेत में से घास, कूड़ा कचरा या उसको इकट्ठा करके बाहर, खेत से बाहर निकाल देना, उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, सरल भाषा में टीलेस कहते हैं। और इस टीलेस के जनक भी ज़ेनट्रोटुल हैं। क्या है फ्रेंड्स? ज़ेनट्रोटुल। और इसका जो खरपतवार अनुसंधान केंद्र है, वीड्स वीड्स अनुसंधान संस्थान, खरपतवार अनुसंधान कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपका जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश या एमपी। ठीक है फ्रेंड्स, इस अनुसंधान केंद्र में सारे जितने भी खरपतवार हैं उनको उगाया जाता है, क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे मेडिसिन में यूज होते हैं, हमारी दवाइयों में यूज होते हैं, और इनका काफी लाभ है हमारे लाइफ साइकिल में। इनका काफी लाभ है। जैसे बथुआ है, बथुआ की सब्जी, बथुआ के पराठे तो खाए होंगे। बथुआ जो है वो क्या है? एक खरपतवार है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात होगी अपनी कौन ज़ेनट्रोटुल की। ज़ेनट्रोटुल कौन थे? ये खरपतवार और भू परिष्करण के जनक थे। और वीड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये जो फ्रेंड्स जबलपुर एमपी में है। एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको कि हमारी जो फसल है, उस फसल के दौरान जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की हानि होती है ना, जो कोई हमारी फसल को जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, वो ये पहुंचाते हैं, खरपतवार पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? खरपतवार पहुंचाते हैं। क्यों फ्रेंड्स? एक सर्वे हुआ था आईसीआर के द्वारा। उस सर्वे में बताया गया था कि वीड्स द्वारा, खरपतवारों द्वारा 30 से 35%, इंसेक्ट के द्वारा 20 से 25%, डिजीज द्वारा 15 से 20%, और अदर 5%। ये जो सर्वे हुआ था उसमें आईसीआर के वैज्ञानिकों ने ये देखा था, जगह जगह जाकर फसलों का विवरण किया था। उस फसलों में पता किया कि हमारी जो फसलें हैं, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो हम खेती कर रहे हैं, उस खेती में कोई 100% बीज डाला है, तो उसमें से 100% हमको मिलता है क्या? नहीं मिलता है फ्रेंड्स। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आधी भूमि पर खरपतवार हो गए, फिर फसल को रोग लग गए, कीट आ गए, तो कुछ फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती है, जिससे किसान को आय कम प्राप्त होती है। आय, अब सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आय कम प्राप्त होगी तो खेती में गिरावट आएगी, किसान का भी हताश होगा, और जब किसान हताश हो जाएगा, अब कोई भी, जैसे मैं ही देख लो, आप
यूट्यूब पर आप क्लास ले रहे हो और क्लास में आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ कि मैं कुछ पढ़ाऊँ आपको, अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ इन किसानों को भी सपोर्ट देना चाहिए, इनको भी बढ़ाना चाहिए। हम एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो आप अगर जानते हो आप बीएससी कर रहे हो या फिर कुछ भी 12th एग्रीकल्चर से हो, तो आपको इतना तो बता दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। टीचर्स बता ही देते हैं कॉलेजों में, स्कूल में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो किसान हैं उन सभी को समझाएं, उनको प्रेरणा दें कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कि फसल चक्र अपना सकते हो, मिश्रित खेती कर सकते हो। इन सब पे बात करते हैं, बात करके आप किसानों को समझा सकते हो, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े। अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने किसी अपने बड़े को समझाया तो उन्होंने मेरी बात मानी और हमें 1,50,000 या कितने का भी XYZ हमें फायदा हुआ। वो फायदा फ्रेंड्स तो होता ही होता है, पर किसान को एक उम्मीद मिलती है, और जब किसान को उम्मीद मिलती है तो वो अपना 100% देता है, और जब वो 100% देता है तो हमें अनाज भी बहुत अच्छा और नेचुरल हमें प्राप्त होता है। तब मैं बात कर रहा था वीड्स की। तो जो अपनी फसल है, एक खेत है, ये खेत है, ये फसल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये फसल है। आप किसान ने तो अपनी पूरी लागत लगाई, पूरी 100% किसान का जो है वो 100% है। इसने 100% बीज भी डाला, पानी भी दिया, सारी चीज दिए। अब लग गए फ्रेंड्स इसमें खरपतवार। क्या लग गए फ्रेंड्स? खरपतवार। ये रेड से दिख रहे हैं, ये आगे खरपतवार। तो जो खरपतवार होते हैं, इनसे हमारी जो फसल है उसको 30 या 35% हानि पहुंचती है। फिर बात करते हैं ये गोले दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कीट, इंसेक्ट से भी हमारी फसलों को नुकसान होता है। तो ये कितने % होता है? ये 20 से 25% होता है फ्रेंड्स। हमारी जो फसल है, अगर खरपतवार, मान लो हमने खरपतवार नाशियों का उपयोग किया है, जैविक खादों का उपयोग किया है, जिससे खरपतवार तो हमने कंट्रोल कर लिया, और खरपतवार भी कंट्रोल नहीं हुआ और कीट लग गए, तो कीट से भी 20 से 25% हमारा नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं कोई बीमारी, रोग लग गया, कोई पत्ती झुलसा है, तना छेदक है, बहुत से रोग हैं जो फ्रेंड्स जो हमारी फसलों को लग जाते हैं और हमारी फसलों की पत्तियों को, तने को, जड़ को खराब कर देते हैं, जिससे हमारी जो फसल है उसको 15 से 20% हानि पहुंचती है, यानी कि हमें काफी हानि पहुंचती है। और फिर 5% में अदर आ जाता है। अदर में आपके जंगली जानवर हो गए, खेत में जंगली जानवर चले गए, वो उन्होंने नुकसान कर दिया। चारे वाले चले गए, गाय भैंस भेड़ बकरी ये आ गए, इनसे या फिर अलग अन्य कुछ अन्य कारणों की वजह से जो होता है वो 5% अदर में आ जाता है। किस में आ जाता है? अदर में आ जाता है। अब आपको एक ट्रिक मैं बताऊं याद करने के लिए। खरपतवार की मीनिंग क्या है? WEED, वीड को याद रख के विडो याद कर लो। क्या याद कर लो? विडो याद कर लो। अब आप बोलोगे विडो क्या है? VIDO, विडो। विडो माने W से क्या हो रहा है? खरपतवार, वीट। कितना %? 30 से 35। कितना? 30 से 35। आई से इंसेक्ट यानी कि कीट कितना है इसमें? 20 से 25। अब बात करते हैं डी फॉर डॉग वाला। डी डॉग नहीं है, पर यहाँ क्या है? डिजीज, बीमारी, रोग कि कितना है? 15 से 20%। ओ फॉर आउल नहीं, अदर कितना? 5%।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप याद कर लोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ हमारी जो फसल है उसमें इतना कुछ होता है, ये बात होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स खरपतवारों की विशेषताएं। क्या है खरपतवारों की विशेषताएं? अभी हमने क्या बात की थी कि खरपतवार का जो जनक है वो कौन है? जेम्स टुटोल है। इसके अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में है। अब बात करते हैं खरपतवारों की विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी हम देखेंगे यार इसकी खरपतवारों की। तो सबसे पहली बात करते हैं अधिक बीज उत्पादन। क्या बात करते हैं? अधिक बीज उत्पादन। जो हमारी फसलें, आप अंतर लेके चलोगे ना फ्रेंड्स, अंतर लेके बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि हमारी जो फसल होती है, फसलों के बारे में आप सभी को जितना ज्यादा पता है उसी का अपोजिट खरपतवार होते हैं। तो आपको पता है कि अधिक बीज उत्पादन, जो हमारी फसलें होती हैं वो कम से कम बीज उत्पादन करती हैं, और कम से कम बीज उत्पादन करने से फसल काफी कम होती है। पर लेकिन जब खरपतवार बीजों का उत्पादन करते हैं तो जब बीज जो है वो काफी अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। जैसे हमारा आलू का खेत है, आलू की जो फसल है हमारी, उसमें हम बीज डालते हैं, आलू डालते हैं, उसमें जो कंद डालते हैं हम, जिससे हमारी फसल होती है, वो हमें कितना उस फील्ड में कितना बीज दे सकता है। ये बीज फसल के लिए हो गया, कितना वो बीज दे सकता है, उसकी कितनी क्वांटिटी है। पर लेकिन जब जो खरपतवारों की बात आ जाती है, खरपतवार जो होते हैं वो फ्रेंड्स जैसे बथुआ है, बथुआ अपने जो बीज उत्पादन करता है वो 7200 तक अपने बीज उत्पादन कर लेता है। और फिर बात करें इसकी हिरणखुरी है, अमरवेल है। जो अमरवेल होती है ना फ्रेंड्स, वो अपना 16,000 तक बीज उत्पादन कर देती है। जब बीज उत्पादन कर देती है 16,000 तक, आपने अमरवेल के बारे में सुना ही होगा कि ये किसी भी पेड़ पे अगर एक थोड़ा सा टुकड़ा सा भी बेल तरह की होती है, एक थोड़ा इतना बड़ा टुकड़ा भी ये अगर किसी पेड़ पर रख दिया जाए तो ये उसी पेड़ से अपने न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ करती रहती है। ग्रोथ करते करते ये उस पेड़ पे इस तरह फैल जाती है, उस पेड़ को जब तक वो पेड़ जिंदा रहता है उसी तरह तब तक जो अमरवेल है वो अपनी ग्रोथ करती रहती है। और ग्रोथ करते करते ही पूरे पेड़ पर फैलकर अपना उत्पादन कर देती है। कितनी लगाई? इतनी। अब तुम 1 या 3-4 महीने बाद जब देखोगे ना उस पेड़ को, वो पेड़ पूरा ढक लेती है, पूरे पेड़ को कवर कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अधिक गहरी जड़ें होना। आपने अभी क्या बात की थी कि अधिक बीज उत्पादन, अब क्या बात करेंगे? अधिक गहरी जड़ें होना। जड़ें अधिक गहरी कैसे होंगी? हमारी जो फसल होती है उनकी लास्ट जो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 4 मीटर तक ही जो जड़ होती हैं वो नीचे तक जाती हैं। गहराई में जो जाती हैं वो 2 से 4 मीटर तक ही जाती हैं। पर लेकिन जब वो खरपतवार है, वो खरपतवार जैसे कांस है, इसकी जो गहराई है वो 4 से 6 मीटर तक दूर जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल में दूं कि ये प्लांट है, इसकी जो फसल है, ये फसल है कोई, इसकी जड़ें हैं वो कितनी जाएंगी? 2 से 4 मीटर, लास्ट है 4 मीटर, इससे ज्यादा नहीं जाती हैं। एक आध फसल में एक आध केस हो तो इतना अभी कुछ आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। पर जितना मेरी नॉलेज है ये 4 मीटर बहुत ज्यादा हो जाती है। पर लेकिन जब कोई यहीं के साथ खरपतवार उगता है तो इसकी फसलें जो जड़ें हैं वो 4 से 8 मीटर तक नीचे गहराई में चली जाती हैं। इससे भी ज्यादा हो सकता है कि जब गहराई में जाएंगी, मान लो ये कोई पौधे हैं, ये दो कोई पौधे हैं, इतने पे ये लगे हुए हैं, ये मिट्टी होगी। पर जब इसकी ये जड़ें होती है ना, जड़ें जब ऐसी हो जाएंगी, मान लो ये पानी है, जब यहाँ पे रख देंगे तो हमें आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो है कौन पानी ग्रहण करेगा? न्यूट्रिएंट्स हैं जो NPK हैं, जो नीचे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको कौन सबसे ज्यादा लेगा? खरपतवार लेगा।
जो हमारी फसल है वो कम मात्रा में ले पाएगी, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जल है, जल लिमिट का होता है। हम खेत में सिंचाई करते हैं तो पानी की, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है, तो उसमें उतनी ही फसल में वह सिंचाई की जाती है जितनी उसको आवश्यकता होती है। और उस उतनी आवश्यकता में भी खरपतवार ले लें तो हमारी जो फसल है उसको कितना नुकसान होगा, उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगी ठीक से। तो ग्रोथ नहीं होगी तो किसान को फिर प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूरी इंडिया को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो अपना किसान है वही तो हमें अन्नदाता है, और जब अन्नदाता ही दुखी होगा तो भारत तो दुखी होना ही होना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बीजों में अधिक जीवन क्षमता। हमने बात कर ली कि हाँ सर कि बीज उत्पादन अधिक होता है इनका, ये अपने बीज अधिक करते हैं, ये गहरी जड़ें में भी जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जीवन क्षमता अधिक होता है, क्या होता है इनका जीवन क्षमता अधिक होता है। जैसे कोई फसल है, निश्चित टाइम पीरियड में उसका जो फसल है, जैसे हम गेहूं बोते हैं, सरसों बो रहे हैं, कोई भी 3 महीने 4 महीने में लास्ट पककर तैयार हो जाती है, उसे काट लिया जाता है। पर फ्रेंड्स कुछ फसलें द्विवर्षीय जैसे फसलें हैं, बहुवर्षीय फसलें लास्ट 3 साढ़े 3 वर्ष तक सारी फसलें कंप्लीट हो जाती हैं। पर जो खरपतवार है ना, ये काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। आपने कभी खेतों में देखा है कि हमने नहीं, मैं तो फसल भी उगा रहा हूँ और खरपतवार भी उगा रहा हूँ, किसी को देखा है? नहीं, ये अपने आप उगाते हैं। अवांछनीय पौधे हैं ये अवांछनीय पौधे हैं, ये अपने आप ही उगाते हैं। अब बिना बीज के तो उगेंगे नहीं। अब घर में आटा होगा तभी तो रोटी बन जाएंगी, जब आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बना लोगे आप? तो उसके लिए गेहूं होगा, सारी चीज प्रोसेस है। तो इसी तरीके से जो हमारी सॉइल है, हमारी मिट्टी है, जो मृदा है, जो फसल के लिए उपयुक्त मृदा है, उसमें ये पहले से ही मौजूद होते हैं। हम ये नहीं कि आज से हैं, ये लाखों हजारों साल, काफी सालों से होते हैं। जैसे जंगली सरसों है, वो 30 से 40 हजार सालों तक जिंदा रहती है। जंगली चौलाई है, क्या है? जंगली चौलाई, ये 50 से 55 साल तक जिंदा रहती है। फिर बात करते हैं कमल की। कमल जो है 1000 वर्षों तक जिंदा रहता है। कितना जिंदा रहता है? 1000 वर्षों तक। अपना जो लाइफ टाइम है वो 1000 वर्षों तक ये जिंदा रह सकता है, इतनी इनकी जीवन क्षमता होती है। पर अपनी ये फसलें हैं, ये कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 1000 50 साल 30 सालों तक रह सके, टिक सके। अब बात करते हैं फसल एवं खरपतवारों के बीजों में समानता। क्या समानता की बात करते हैं? और जब समानता की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा जुड़वा। आपने जुड़वा देखा? ये मार्कर है, पीछे से बिल्कुल जुड़वाए हैं, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल जुड़वा है। ये है अलग अलग, ये रेड है, ये व्हाइट है, पर दिखने में कैसे हैं? कोई दूर से देखेगा तो क्या बोलेगा कि हाँ ये मार्कर है, दिख रहा है साहब, ये मार्कर है। कोई बोल रहा है ये मार्कर है। इसी तरीके से जो खरपतवार हैं, सरसों में सत्यानाशी, सरसों का जो बीज होते हैं उसमें ये इस तरह से मिल जाते हैं कि ये जैसे मानो कि ये सरसों के ही हों। इससे हम सरसरी नजर, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम एग्जाम टाइम पे देखते हैं ना कि हाँ कोई अपना टॉपिक खरपतवार, इसकी विशेषताएं क्या है, अधिक जड़, गहरी जड़, ये सारी हमने पढ़ ली। फिर लाभ मेन पढ़ते हैं ना एग्जाम से पहले। उसी तरीके से अगर कोई इनको हल्की निगाहों से देखे तो बिल्कुल नहीं पहचान सकता है, ना कह सकता है कि ये सरसों के नहीं सत्यानाशी के बीज है, या सत्यानाशी के नहीं ये सरसों के बीज है, बिल्कुल पहचान नहीं सकता है। जब पहचानेगा नहीं तो जुड़वा हो जाएंगे, और जुड़वा हो जाएंगे तो खरपतवारों के बीजों में समानता आ जाएगी, और जब समानता आ जाएगी तो ये फसल के साथ बो दिए जाएंगे। जब बोएंगे तो फिर पैदा भी होंगे। पर जो सत्यानाशी है फ्रेंड्स, इसकी एक बात बताऊं कि 1998 में, कितने में? 1998 में दिल्ली में, किसमें? दिल्ली में जो अपनी राजधानी है उसके अंतर्गत
300 लोग बीमार हुए थे और 60 लोगों को मरना पड़ा था इस सत्यानाशी से की वजह से, क्योंकि सरसों में के तेल में जब सत्यानाशी के भी बीज मिल गए तो उसका भी तेल आ गया। तो जब उस तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल जब गया तो उसमें एक रोग बना। उस रोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉपसी। ड्रॉपसी। जब ये ड्रॉपसी रोग की वजह से न्यू दिल्ली में 300 लोग बीमार हुए थे और 60 लोगों को अब मौत के घाट उतर गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, सरसों से ड्रॉपसी, सरसों से ड्रॉपसी। ड्रॉपसी रोग सत्यानाशी से होता है, ड्रॉपसी रोग सत्यानाशी से होता है, ये सरसों में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है सरसों को, सत्यानाशी और ड्रॉपसी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यानाशी कौन सी ईयर में, कहाँ पे इसने तबाही मचाई थी, या फिर ये कौन सा रोग है ड्रॉपसी, किस खरपतवार से होता है। और या ऐसे पूछ लेगा आपसे कि जो सरसों में सत्यानाशी है उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है जो मानव के लिए हानिकारक है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, ड्रॉपसी। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली कि हाँ बीज भी समान कर लिए, जीवन भी इनका बढ़ा लिया, गहरी जड़ें भी कर ली और बीज उत्पादन भी कर दिया। अब बात करते हैं बीजों पर सुरक्षा आवरण। क्या बात करते हैं, बीजों पर सुरक्षा आवरण। ये तो हमने बात की थी अभी कि हाँ ये बीज अधिक कर रहे हैं, गहरी जड़ों में है, अधिक जीवन क्षमता है इनकी, ये तो हमने बेसिक बात कर ली। अब बात करते हैं बीजों पर सुरक्षा आवरण। अब बीजों पर जब सुरक्षा आवरण होगा, आपने गुलाब का फूल देखा है, आप सभी ने गुलाब का फूल देखा होगा, अरे वैलेंटाइन डे पर तो देखा ही होगा। तो जब गुलाब का जो फूल होता है उसमें कांटे लगे होते हैं ना, उन कांटों को ही सुरक्षा आवरण कहते हैं। जैसे किसी जो सत्यानाशी कोई ले लो आप, सत्यानाशी का जो पौधा होता है उस पे एक ऊपर पीला कलर का फूल होता है और उसकी पत्तियों पर, किस पे, पत्तियों पर ये कांटे लगे रहते हैं ऐसे, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से कांटे लगे रहते हैं। और जब कांटे लगे रहते हैं तो जानवरों से, काफी ह्यूमन से उनकी प्रोटेक्शन होती है, जिससे सुरक्षा आवरण बढ़ता है। जैसे गोखरू है और भी हैं जिनमें कांटे, सत्यानाशी है, कांटे की वजह से इनको तोड़ने में या फिर इनको हटाने में काफी दिक्कतें आती हैं। इनका काफी अधिक सुरक्षा आवरण होता है खरपतवारों का फसलों की अपेक्षा। अब बात करते हैं वानस्पतिक प्रजनन के आधार पर। किसके आधार पर, वानस्पतिक प्रजनन को देखते हैं। तो आपने आलू की फसल देखी है, आलू में क्या बोते हैं हम, कंद बोते हैं, ट्यूब बोते हैं, कंद ट्यूब ही तो बोलते हैं उनको। गन्ना है, गन्ने में उसके टुकड़े बोते हैं, गन्ने की जो आंख होती हैं, आंखों के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं से तो दूसरा गन्ना पैदा होता है। इसी तरीके से जो वानस्पतिक प्रजनन है, ये बीज तो उत्पादन करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो हिरणखुरी है वो जड़ों के टुकड़ों के, कुछ कहीं भी उसका जड़ का टुकड़ा मिल गया, भूमि में आ गया, उससे हो जाएगा। मोथा है, क्या है, मोथा है। मोथा किससे होता है, ट्यूब से होता है। ट्यूब से होने के बाद ये किससे हो रहा है, ट्यूब से हो रहा है। अब ये तो हो गया अपना वानस्पतिक प्रजनन। जो हिरणखुरी है वो जड़ों के टुकड़ों से, मोथा ट्यूब से उत्पादन बढ़ाता रहता है। अब बात करते हैं कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या बात करते हैं, कीट प्रतिरोधक। जो हमारी फसलें होती हैं उनमें काफी कम मात्रा में जो रोग होते हैं, आपने देखा होगा फसलों में बहुत जल्दी रोग लगते हैं, पर हमारे जो खरपतवार हैं ऐसा नहीं होता है इनके साथ। इनमें काफी टाइम तक क्या रोग नहीं लगते हैं, जिससे ये अधिक से अधिक उत्पादन करते रहते हैं। फिर बात करते हैं प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में वृद्धि करना। ये हर किसी भी तरीके की मृदा में, इनको कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए कि नहीं ये काली मिट्टी में ही होंगे, नहीं ये भूरी मिट्टी में होंगे, नहीं ये कौन से दोमट मृदा में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी मृदा में, जैसे गाजर घास है, गाजर घास को कंकरीली मिट्टी में डाल दो, दोमट मिट्टी में डाल दो, काली मिट्टी में डाल दो,
किसी भी मिट्टी में डाल दो, ये अपने आप वृद्धि कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा बोल रहे तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना आप नोट्स बनाएं तो आप रोक कर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स आपने, आप चाहें तो इसके साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया है ना, ये आप समझ में आ गया हो तो और भी अच्छी बात है। जितना हो आप समझने की कोशिश करें। आपके पास मुझे पता है कि नोट्स पीडीएफ काफी आपके मोबाइल फोन में, पीसी में, लैपटॉप में काफी में होंगी, पर आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने बात की थी खरपतवारों का इंट्रोडक्शन और खरपतवारों की विशेषताएं, और अगली क्लास में बात करेंगे खरपतवारों के लाभ और हानि। ठीक है फ्रेंड्स, कल का हमारा टॉपिक है खरपतवारों की लाभ और हानि। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में, अपने फ्रेंड्सों में ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को जितना शेयर करोगे उतना लोगों का भला होगा, उनको भी खरपतवारों का इतने शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप जब इतनी तरीके से आप पढ़ोगे, अच्छी तरीके से समझोगे, तो आपको मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे ही याद करा दूंगा। आपको बिना कॉपी, बिना पेन के ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मैंने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, वो सब आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा बस क्लास में कंटिन्यूस रहें और देखते रहें, और अपने चैनल एग्री जोन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।